मैंने कहा, मैं इस आदमी से एक बार मुश्ताक साहब के होटल में मिल चुका हूँ। वो मुसलमान है और इसे मालूम है कि श्री राज ने मेरी बीवी को अगवा करने के बाद तोहफे के तौर पर अपने गुरु कुमार गिरी को दे दिया हुआ है। खालिद बोला, क्या इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने कहा, हमें इस पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो इससे किसी बहाने श्री राज की सुबह और शाम की मसरूफियात के बारे में ही मालूम करना होगा, ताकि हम ये तय कर सकें कि इस पर किस जगह और किस वक्त कातिलाना हमला किया जा सकता है। इसके बाद हमारा मिशन खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से कोलकाता की तरफ निकल जाएंगे। रात को मुश्ताक साहब भी आ गए। उन्होंने आते ही बताया कि किसी ने श्री राज के गुरुदेव कुमार गिरी को कत्ल करके इसके मंदिर और आश्रम को बमों से उड़ा दिया है और श्री राज वहीं गया हुआ है। हमने मसनूई हैरानी से एक दूसरे को देखा। हम लोग मुश्ताक साहब के खास आदमी से राब्ता कायम करना चाहते हैं। मैंने इनसे पूछा, मुश्ताक साहब, अब जबकि श्री राज दिल्ली में नहीं है तो हमें जमीला का सुराग लगाने में निस्बतन आसानी होगी, लेकिन इसके लिए आपके आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है इसे मालूम हो कि श्री राज ने मेरी बीवी को दिल्ली में किस जगह छुपा रखा है। मुश्ताक साहब सीधे सादे आदमी थे। कहने लगे, हाँ मियाँ, सिर्फ रुस्तम ही इस बारे में कुछ बता सकेगा, क्योंकि श्री राज को इस पर बड़ा भरोसा है। रुस्तम इस आदमी का नाम था जो मुश्ताक साहब का दोस्त था और जो श्री राज के पास मुलाजिम था। कमांडो खालिद बोला, क्या आज रात या कल किसी वक्त रुस्तम से मुलाकात हो सकती है? मुश्ताक साहब ने कहा, कुछ पता नहीं, रुस्तम को श्री राज अपने साथ ही गुरुदेव के क्रियाक्रम करने लगा है। ये मैं तुम्हें कल ही बता सकूंगा। मुश्ताक साहब के जाने के बाद हम दोनों अपनी स्कीम तैयार करने में लगे रहे, फिर सो गए। दूसरा दिन निकल आया। कमरे में ठंड थी। क्वार्टर के पीछे जो वीरान ग्राउंड थी वहाँ धूप निकली हुई थी। मैं और कमांडो खालिद क्वार्टर के अकबी दीवार के साथ चारपाई डालकर धूप में बैठ गए। दूर से मुझे वो वीरान खंडर नजर आ रहा था जिसके तहखाने में मैंने भारतीय इंटेलिजेंस के आदमी को कत्ल करके फेंका था। खुदा जाने इसका क्या बना था। अब तो इसकी वहाँ सिर्फ हड्डियां ही रह गई होंगी। मैंने इसके मुतालिक कमांडो खालिद से कोई बात न की। इसकी जरूरत भी नहीं थी। कुछ देर धूप में बैठने के बाद हम वापस क्वार्टर में आ गए। रात के पहले पहर मुश्ताक साहब अपनी गाड़ी में आ गए। उन्होंने बताया कि रुस्तम श्री राज के साथ नहीं गया, वो दिल्ली में श्री राज के बंगले पर ही है। हमें ये सुनकर इत्मीनान हुआ। मुश्ताक साहब बोले, इसे ये जगह मालूम है, वो कल सुबह तुम्हें मिलने यहाँ आएगा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, मियाँ करमदाद, तुम तो रुस्तम की शक्ल पहचानते हो ना, तुम इससे मिल चुके हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसे पहचान लूंगा। बस वो कल 9-10 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। तुम खुद इससे जो बातें करनी है कर लेना, मगर एक बात का ख्याल रखना कि इसके साथ मेरे बारे में कोई गैर जरूरी बात न करना। हो सकता है इसे जमीला भाभी के बारे में कुछ मालूम हो। मैंने कहा, आप इत्मीनान रखें, हम आपके बारे में इससे कोई बात नहीं करेंगे। अगले दिन पूरे 10 बजे रुस्तम आ गया। मैंने कमांडो खालिद से इसका तारुफ करवा दिया। वो बड़ी खंदा पेशानी से हमें मिला। मुश्ताक साहब ने इसे बता दिया था कि हम जमीला की तलाश में दिल्ली आए हैं, जिसको श्री राज ने किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा है। रुस्तम ने बात शुरू करते हुए कहा, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, जमीला बीबी श्री राज के पास नहीं है। इसे तो श्री राज ने अपनी गुरु देवगिरी को दे दिया था और गुरु देवगिरी का किसी ने खून कर दिया है। श्री राज वहाँ अपनी गुरु देव का क्रियाक्रम करने गया है। हो सकता है वो जमीला भाभी को वहाँ से साथ ही लेता आए। हमें जमीला के बारे में मजीद बातें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा टारगेट श्री राज था, जमीला नहीं थी। मैंने इससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में श्री राज क्रियाक्रम के बाद दिल्ली कब वापिस आएगा? क्योंकि इसके आने के बाद ही हमें जमीला के बारे में कुछ पता चल सकेगा। हो सकता है वो इसे साथ ही लेता है। रुस्तम इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हो सकता है वो जमीला भाभी को साथ ही ले आए, लेकिन आपका जमीला भाभी तक पहुंचना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि श्री राज इसे अपने बंगले पर ही रखेगा और वहाँ दिन रात गार्ड्स का पहरा होता है। वहाँ तो बाहर से कोई चिड़िया भी उड़कर नहीं आ सकती। रुस्तम भाई, जमीला मेरी बीवी है, मैं इसे वापस लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। तुम हमारी इतनी मदद करो कि हमें सिर्फ ये बता दो कि श्री राज किस वक्त अपने बंगले पर होता है, किस वक्त नहीं होता, रात को किस वक्त सो जाता है। बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। वो सर खुजाते हुए बोला, अब ये बातें तो श्री राज के दिल्ली आने पर ही मैं बता सकूंगा। वैसे वो रात को 2-3 बजे ही सोता है। रात गए तक इसके यहाँ लोग पीने पिलाने में मसरूफ रहते हैं और सुबह 1 बजे से पहले नहीं उठता। कमांडो खालिद ने कहा, रुस्तम भाई, तुम्हें तो मालूम ही है कि जमीला भाभी करमदाद की मनकोहा बीवी है और इस बदमाश श्री राज ने इसे जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। करमदाद हमारा मुसलमान भाई है और पाकिस्तानी है, इसकी मदद हमारा फर्ज है। रुस्तम कहने लगा, मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
मैंने इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, रुस्तम भाई, हम तुमसे वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पर कैसी ही मुसीबत क्यों ना आन पड़े, हमारी जुबान पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा। रुस्तम मुतमईन नजर आने लगा, बोला, अब ऐसा है कि जैसे ही श्री राज अपने गुरु देवगिरी का क्रियाक्रम करके दिल्ली वापस आया, मैं आपको खुद यहाँ कर इतला कर दूंगा कि वो अकेला आया है या जमीला भाभी को भी साथ लेकर आया है। हमने रुस्तम का शुक्रिया अदा किया, वो चला गया। मुश्ताक साहब के दूर अफ्तादा और दिल्ली शहर से दूर वाक़े क्वार्टर में हमें 3 दिन गुजर गए। इस दौरान वहाँ कोई मशकूक आदमी मंडलाता नजर न आया। मैं भी इंसानी शक्ल में ही रहा। किसी वक्त बहुत हैरान होता और खुदा का शुक्र अदा करता कि मुझ पर दौरा नहीं पड़ा और मैं इंसान की शक्ल में ही कायम हूँ। मुझे कुछ यकीन सा होने लगा कि इस मुसीबत से मुझे वाकई नजात मिल गई है। इस दौरान 2 बार मुश्ताक साहब रात को हमें आकर मिल गए। रुस्तम दोबारा हमारे पास नहीं आया था। चौथे रोज मुश्ताक साहब आए तो उन्होंने बताया कि श्री राज दिल्ली वापस आ गया है, मगर ये मालूम नहीं कि जमीला भाभी को भी वहाँ से अपने साथ लाया है या नहीं। इस बारे में रुस्तम ही बता सकेगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या इनकी रुस्तम से कोई बात हुई है, तो मुश्ताक साहब ने कहा, कल किसी वक्त इससे बात करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जैसे भी हालात हुए मैं कल इसे रात को तुम्हारे पास भेजूंगा। दूसरे रोज रात के वक्त रुस्तम भी आ गया। कहने लगा, श्री राज दिल्ली आ गया है, मगर जमीला भाभी इसके साथ नहीं है। हमें तो मालूम था कि जमीला इसके साथ नहीं हो सकती। जमीला तो भोपाल में कमांडो खालिद की कजन लाला रुख के यहाँ ठहरी हुई है। हमने परेशान होने की अदाकारी की और मैंने मसनूई मायूसी का इजहार करते हुए रुस्तम से पूछा, तुम्हारे ख्याल में श्री राज जमीला को साथ क्यों नहीं लाया, जबकि इसका गुरु भी मर चुका है और जैसा कि हमने सुना है वहाँ गुरु का आश्रम भी जलकर राख हो गया है। रुस्तम सर को नफी में हिलाकर बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है श्री राज ने जमीला को किसी दूसरी जगह भेज दिया हो। यह भी हो सकता है कि वो इसे साथ लाया हो, मगर इसे किसी खुफिया जगह पर रखा हो। कमांडो खालिद ने कहा, इसे जमीला के बारे में इतनी राजदारी की क्या जरूरत है। रुस्तम कहने लगा, बात यह है कि जमीला पाकिस्तानी खातून है। अगरचे यहाँ की पुलिस में श्री राज का बड़ा असर व रसूख है और वो दिल्ली के तमाम थानों में हर माह एक खास रकम तकसीम करता है। फिर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जमीला के बारे में श्री राज नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो इसके पास है। इस मामले में इसने हमेशा राजदारी बरती है। मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम भाई, तुम हमारी सिर्फ इतनी मदद करो कि हमें ये बता दो कि श्री राज के बंगले का हदूद अरबा क्या है और वहाँ रात के वक्त किसी खुफिया रास्ते से बंगले में दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे यकीन है कि मेरी बीवी श्री राज के बंगले पर ही है। रुस्तम ने जवाब में कहा, श्री राज के बंगले का कोई खुफिया रास्ता नहीं है। चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवार है जिस पर खारदार तार लगी हुई है। सिर्फ एक गेट है जहां हर वक्त मुसल्ले गार्ड्स का पहरा होता है। कमांडो खालिद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर श्री राज रात को किसी दूसरी जगह जाए तो तुम हमें खबर कर दो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इसने जमीला भाभी को जिस किसी दूसरी जगह पर रखा हुआ है वहाँ वो इससे मुलाकात करने रात को जाए। रुस्तम ने कहा, आज रात तो श्री राज ने बंगले पर दिल्ली के किसी बड़े अफसर की दावत कर रखी है। आज रात तो वो बंगले पर ही रहेगा। कल रात इसने पैलेस होटल में अपने खास आदमियों को डिनर पर बुलाया हुआ है। पैलेस होटल में अपने खास आदमियों के डिनर का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बातों ही बातों में रुस्तम से पूछा, ये श्री राज के खास आदमी कौन है जिनको वो डिनर दे रहा है? क्या कोई पुलिस के या सिविल महकमे के अफसर हैं? रुस्तम ने कहा, नहीं, इस डिनर से किसी पुलिस अफसर या दूसरे अफसरों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खास आदमी श्री राज के वो लोग हैं जिनकी मदद से अपना स्मगलिंग और ब्लैकमेलिंग का कारोबार चलाता है। कमांडो खालिद ने कहा, इसका मतलब है कि ये सारे जराइम पेशा लोग हैं, ऐसा ही समझ लें। रुस्तम ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री राज का ग्रोह ऐसे ही लोगों का है, सबको मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, मगर श्री राज का भारत सरकार के वजीरों के साथ दिन रात का उठना बैठना है। वो इन पर लाखों रुपए खर्च करता है और करोड़ों रुपए स्मगलिंग से कमाता है। इस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। पुलिस जानती है कि कल रात पैलेस होटल में श्री राज ने अपने सारे जराइम पेशा आदमियों को खाने पर बुलाया है, मगर पुलिस खामोश रहेगी। मैंने कमांडो खालिद को मायने खेज नजरों से देखा। इसने मेरा जहन पढ़ लिया था। मैंने रुस्तम से 2-1 इधर उधर की बातें करने के बाद पूछा, ये डिनर किस वक्त होगा? वो बोला, रात को ही होगा। क्या तुम डिनर में शिरकत करोगे? रुस्तम से ये सवाल पूछने का मेरा एक खास मकसद था। वो बोला, अरे नहीं साहिब, हम तो श्री राज के मामूली मुलाजिम हैं और फिर मैं जराइम पेशा नहीं हूँ। मेरा इसके जराइम पेशा ऊंचे दर्जे की सरगर्मियों से कभी भी कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा। मैं तो रात को अपने क्वार्टर में होऊंगा। वैसे भी श्री राज किसी मुसलमान पर भरोसा नहीं करता। मेरे सिवा इसके गैंग के सारे बंदे हिंदू हैं। मैंने रुस्तम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे भाई, हम 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर परसों
परसों रात को श्री राज खुफिया तौर पर किसी से मिलने गया तो तुम ये ज़रूर सुराग लगाना कि कहीं वो तुम्हारी भाभी जमीला के पास तो नहीं गया। अगर गया है तो वो जगह कौन सी है। रुस्तम ने वादा किया कि वो श्री राज की रात की सरगर्मियों पर नजर रखेगा और हमें ज़रूर खबर कर देगा। जब वो चला गया तो मैंने कमांडो खालिद से हाथ मिलाते हुए कहा, कमांडर क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। इसने कहा, तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। मैंने कहा, कल रात को पैलेस होटल हमारा टारगेट होगा। हम दोनों सर जोड़कर बैठ गए और आने वाली रात के कमांडो एक्शन की एक एक तफसील पर गौर शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने कहा, हमें यहाँ दिल्ली में मुकीम अपने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, वक़्त बहुत कम रह गया है, बीच में सिर्फ एक कल का दिन बाकी है, एक बार फिर सोच लो। वो बोला, हमें हंगामी सूरत हाल के मुताबिक काम करना होगा। मैंने इसे अपनी तरफ से मशवरा दिया कि वो कल सुबह सुबह अपनी आदमियों से राब्ता पैदा करने के लिए निकल जाए। कमांडो खालिद ने कहा, कल के दिन का हम इंतज़ार नहीं कर सकते, मुझे अभी अपने आदमियों के पास जाना होगा। रात हो गई है, क्या तुम इन्हें तलाश कर लोगे? वो बोला, मेरे लिए दिल्ली कोई नया शहर नहीं है और फिर मुझे सिर्फ अपने एक आदमी के पास जाना होगा। बाकी जिस की ज़रूरत होगी वो जहाँ कहीं भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? क्यों नहीं, कमांडो खालिद ने कहा। हमने बूढ़े मुलाजिम से कहा कि हम एक ज़रूरी काम से शहर जा रहे हैं। क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और रात की अंधेरे में नाले के पुल की तरफ चल पड़े। कमांडो खालिद दिल्ली शहर के गली कूचों से वाकिफ था। उस वक़्त रात के 10 बजने वाले थे। हम एक सड़क पर निकल आए जहाँ रोशनी हो रही थी। इस वक्त हमें भारतीय इंटेलिजेंस का ज़्यादा खतरा नहीं था। हमने ये इत्मीनान कर लिया था कि हमारी निगरानी नहीं की जा रही। एक खाली टैक्सी हमने हाथ देकर रोकी और इसमें बैठ गए। कमांडो खालिद ने दिल्ली के एक इलाके का नाम लेकर ड्राइवर से कहा कि वहाँ चलो। मैं इस इलाके का नाम जाहिर नहीं करूँगा क्योंकि कमांडो खालिद के साथी और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले और दुश्मन की जान लेने वाले मुजाहिद आज भी इस इलाके में रहते हैं। टैक्सी दिल्ली की खुली आबादी में से निकल कर शहर की गुंजान आबादी में दाखिल हो गई। एक जगह हमने टैक्सी छोड़ दी और एक मोहल्ले में दाखिल हो गए। यहाँ एक तंगो तारीक गली थी। कमांडो खालिद ने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की खोलकर किसी ने पूछा, कौन साहिब? गली में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। कमांडो खालिद ने मुंह ऊपर करके कहा, रहमत खान से कहो कि रामपुर के मिर्ज़ा खुदादाद खान मिलने आए हैं। कमांडो खालिद ने मेरे कान में कहा, यह हमारा कोड वर्ड है। थोड़ी ही देर बाद एक दुबले पतले मगर चमकीली आंखों वाले नौजवान ने दरवाज़ा खोल दिया। ड्योडी की बत्ती रोशन थी। इसने खालिद को गले लगा लिया और मेरी तरफ देखा। खालिद ने कहा, यह भी रामपुर के मिर्ज़ा खुदादाद के भाई हैं। वो नौजवान हमें एक कमरे में ले गया जहाँ आमने सामने चारपाइयाँ बिछी हुई थी। कमांडो खालिद ने मेरा इसे तारुफ करवाया और कहा, रहमत खान ये करमदाद है। इसकी दास्तान गम तुम्हें तफसील के साथ बाद में सुनाऊंगा। इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात गौर से सुनो। कमांडो खालिद ने रहमत खान को मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ इतना बताया कि हम भोपाल से सिर्फ माफिया के सरगना और जराइम पेशावरों के सरदार श्री राज को कत्ल करने आए हैं। वो कल रात दिल्ली के पैलेस होटल में अपने सारे जराइम पेशा बदमाश साथियों को डिनर दे रहा है। हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है और हम श्री राज के साथ इसके सारे बदमाशों को उड़ा देना चाहते हैं। रहमत खान बड़ी तवज्जो से कमांडो खालिद की बातें सुनता रहा। जब खालिद ने अपनी बात मुकम्मल की तो वो कहने लगा, इसके लिए मुझे खुद अपने मुजाहिद अनवर खान को साथ लेकर पैलेस होटल जाकर मालूम करना होगा कि कल की दावत होटल के कौन से हॉल में हो रही है और वहाँ कितने लोग होंगे, नशिस्तों का इंतज़ाम किस तरह का होगा और डिनर पार्टी कितने बजे से कितने बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा मुझे इन नौकरों के बारे में भी पूरी मालूमात हासिल करनी होगी जो इस डिनर पार्टी में खाना और मशरूबात वगैरह की सर्विस करेंगी। आप लोग मेरे घर में ठहरें, मेरी बीवी आपको यहाँ खाना पहुँचा देगी। मेरे वापिस आने तक आप कहीं न जाएं। मुजाहिद रहमत खान गर्म चादर की बुक्कल मारकर मकान से निकल गया। वो कोई 3 घंटों के बाद वापिस आया जबकि आधी रात हो चुकी थी। हम इसके मकान की बैठक में ही बैठे थे। बैठक में आकर वो हमारे करीब बैठ गया और बोला, मंजर खाली जी, सारा मामला तय हो गया है, लेकिन इस कमांडो अटैक में आप दोनों को बड़ा अहम रोल अदा करना होगा। मैं और खालिद इसकी तरफ देखने लगे। रहमत खान ने कहा, श्री राज के हुक्म से हिफाजती इकदाम के तौर पर इस पार्टी में सर्विस करने वाले मुलाजिम होटल के मुलाजमों में से नहीं लिए। इसके बाद मुजाहिद रहमत खान ने हमें दिल्ली के पैलेस होटल में श्री राज समेत इसके सारे के सारे वहाँ बदमाशों को जहन्नम रसीद करने की एक्शन की तफसील बताई। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, करमदाद, तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, इस एक्शन प्लान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, अगर हमारे मुजाहिदों को वहाँ किसी ने पहचान न लिया तो इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मुजाहिद रहमत खान बोला, हम आप लोगों समेत वहाँ सिर्फ 5 आदमी होंगे।
दो पैलेस होटल के कैटरिंग सेक्शन में होंगे, जहां से खाना और कॉफी वगैरह ट्रॉलियों में लगकर लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल पर वाक़ रानी झांसी डाइनिंग हॉल में जाएगी। मैं कॉफी सेक्शन काउंटर पर होऊंगा। बाकी आप दोनों भी कैटरिंग सेक्शन में पैलेस होटल के बैरों की मखसूस वर्दी में इसी जगह मौजूद होंगे। दूसरे बैरे भी साथ ही होंगे। चूंकि सारे बैरे दूसरे शहरों से आए होंगे, इसलिए कोई किसी को ना पहचान सकेगा। जहां तक अपने मुजाहिदों का सवाल है, वो भी हम ऐसे मुजाहिदों को ले रहे हैं जो कभी पैलेस होटल में नहीं गए। जब हम रहमत खान मुजाहिद के मकान से निकलने लगे तो इसने कमांडो खालिद से कहा, आप लोग कल शाम होने से पहले पहले गंज आबाद वाले मकान पर पहुंच जाना, मैं वहां आपका इंतज़ार करूंगा। रहमत खान मुजाहिद के मकान से निकलने के बाद हम दिल्ली की गुंजान और नीम रोशन गलियों में से गुजर कर एक बाजार में आए, जहां से रिक्शा लेकर नाले के पुल पर पहुंचकर उतर गए। अपने क्वार्टर में आकर हम कुछ देर आपस में बातें करते रहे, फिर सो गए। दूसरे दिन शाम होते ही हम क्वार्टर से निकल खड़े हुए। गंज आबाद का इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। ये कोई पुरानी आबादी थी। बड़ी सड़क करीब से गुजरती थी, जिस पर लाइट्स की चमक दमक में गाड़ियां वगैरह गुजर रही थी। मुजाहिद रहमत खान ने जिस मकान का कहा था, वो आबादी के बाहर एक मस्जिद की अकब में वाक़ था। मुजाहिद रहमत खान वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें देखते ही बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। इसने पैलेस होटल के ख़ास बैरों की वर्दियाँ अलमारी से निकाल कर दी, जो हैंगरों के साथ लटकी हुई थी और खूब इस्त्री की हुई थी। वर्दियों के कोट ज़ाफ़रानी रंग के थे, कॉलर स्याह थे और पतलूनें भी स्याह थी। हमने वर्दियाँ पहन ली, पाँव में नए जूते भी पहन लिए। कोट के कॉलरों के साथ पैलेस होटल के रेशमी सफ़ेद फूल और नीचे शनाख्ती कार्ड लगे हुए थे, जिनमें हमारे नाम लिखे हुए थे। मेरे कोट पर किसी रामदास का नाम लिखा था और कमांडो मंजर खालिद के कोट पर राधा किशन का नाम लिखा था। मुजाहिद रहमत खान ने एक वर्दी खुद पहन ली। जब हम तैयार हो गए तो इसने खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डालकर बोला, अनवर खान को अब तक आ जाना चाहिए था। कमांडो खालिद ने कहा, क्या वो अपने घर से आ रहा है? रहमत खान ने कहा, नहीं कमांडर, वो पैलेस होटल से होटल की गाड़ी लेकर आ रहा है। कमांडो खालिद ने रहमत खान से पूछा, रहमत खान, जिन बैरों के शनाख्ती कार्ड हमारी वर्दियों पर लगे हुए हैं, वो कहाँ हैं? मुजाहिद रहमत खान ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कमांडर, तुम्हें तो मालूम होगा कि हमने इनके साथ क्या सलूक किया होगा। बस यूँ समझ लो कि हमने इन्हें ठिकाने नहीं लगाया। मिशन मुकम्मल होने के बाद इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इतनी देर में बाहर किसी बड़ी वैगन के रुकने की आवाज़ आई। रहमत खान जल्दी से उठकर खिड़की की तरफ गया और बाहर झांक कर बोला, अनवर खान आ गया है। मकान के आगे ज़ाफ़रानी रंग की एक लंबी कोस्टर वैगन खड़ी थी, जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में बड़े बड़े लफ्ज़ों में पैलेस होटल लिखा था और ऊपर 4 स्टार बने हुए थे। ये 4 स्टार होटल था। जाहिर है दिल्ली का कोई आला और फैशनेबल होटल था, जहाँ श्री राज जैसा स्मगलरों का बादशाह अपने खास आदमियों को दावत दे रहा था। अनवर खान खुद होटल के मुलाजमों की वर्दी में था। इसने इशारों में ही कमांडो खालिद को और मुझे सलाम किया और हम दरवाज़ा खोलकर वैगन में सवार हो गए और वैगन पैलेस होटल की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती